गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर। ठीक है बच्चों, डिस्कस चल रहा है आपका एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर, तो उसी वे में अब प्रॉपर कंटिन्यू मेरी दूसरी नेक्स्ट क्लास है और नए टॉपिक की ज्योग्राफी के नए टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, हमने अपने इससे पहले क्या देख लिया, एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज फॉर्म में बता दूं कि हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में हमने देख लिया सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। उसके बाद भारत का जो विस्तार है वो कितना है ये भी हम देख लिया है। इसके बाद देखा हमने भारत का भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन से पहले भौतिक संरचना को लेकर बात की है आपके साथ। और भौतिक विभाजन में हम अपने लास्ट टॉपिक में जब डिस्कस किया था तो वहां पे क्या था, यहाँ पे हमने देखा था तटीय मैदान, और तटीय मैदान में कोंकण तट को लेकर बात की थी। कोंकण तट के साथ साथ यहाँ से मालाबार तट, गुजरात में पहुंचे तो काठियावाड़ तट। इसके बाद जब तमिलनाडु की ओर पहुंचे तो वहां पे कोरोमंडल तट है, और जब उड़ीसा का जो क्षेत्र पढ़ा था हमने वहां पे क्या था, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो अभी इसी में यहाँ पे भौगोलिक विभाजन के अंदर ही एक और टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, और ये टॉपिक क्या है आपका, ये टॉपिक है आपका कौन सा है, आइसलैंड ऑफ इंडिया, या आइसलैंड ऑफ इंडिया को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं भारतीय द्वीप समूह, द्वीप समूह। ठीक है, या भारत के द्वीप। ठीक है, तो ये टॉपिक को लेके आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, भारतीय द्वीप समूह क्या है। ठीक है, तो इसको लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। क्लियर हो गया इतना पॉइंट तो आप लोगों के। अभी ये आइसलैंड की मैं बात करूं, आइलैंड की बात करूं, तो भारतीय द्वीप समूह क्या है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में लगभग 1208। ठीक है, ये एक्यूरेसी नहीं है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे लगभग में है। ये कितने है, ये लगभग में है। तो भारत का जो क्षेत्र है, जो भारत का था, यहाँ से बंगाल की खाड़ी हो गया, इसके बाद अरब सागर हो गया, तो इसमें कुल मिलाकर जो द्वीप है कितने हैं, 1208। लेकिन हमारे लिए कितने काम के हैं, हमारे लिए कितने काम के, तो जब हम काम के द्वीप कौन से हमारे लिए, जब इसको लेके हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ ही द्वीपों को बात करते हैं लेकर। और कितने द्वीप हैं ये, तो पहले जैसे मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो पहला जो होगा आपका सभी को पता है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को लेके आपका क्वेश्चन बनना निश्चित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका पार्ट है, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है निकोबार द्वीप समूह का, तो उसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद जब हम बात करें यहाँ पे अरब सागर में, तो एक द्वीप है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के साथ साथ और अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, जैसे यहां से मैं बात करूंगा आपके साथ, व्हीलर, व्हीलर द्वीप क्या है, व्हीलर द्वीप क्या है, व्हीलर आइलैंड, वर्तमान में इसका नाम क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको और अन्य द्वीप भी दिखाई देंगे, जैसे माजुली द्वीप हो गया असम के अंदर। ठीक है, केबुल लामजाओ द्वीप हो गया। इसके बाद सालसेट द्वीप हो गया, सालसेट जिस द्वीप पर क्या बसा हुआ है, बंबई और आपका पुणे बसा हुआ है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है ये सालसेट द्वीप। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मैंने बताया कि जो भारत की सीमा में, या ऐसे मैं कह लूं कि भारत के जो 6 समुद्र में जो द्वीप है, एक बंगाल की खाड़ी हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा मैंने बताया हिंद महासागर या अरब सागर। तो कुल मिला के ये द्वीपों की संख्या हो जाती है कितने, 1208। लेकिन 1208 को अगर हम पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा पार्ट इसका। ठीक है, तो इतना नहीं हमें पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है जो मुख्य मुख्य पॉइंट है हमारे, जहां से हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बना है, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है और भविष्य में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, तो शुरुआत कर लूं मैं यहां से आपके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम बात करेंगे, इसका जब अध्ययन करेंगे तो बेसिक सी चीजें अभी कुछ निकल के आएंगी। जैसे क्या, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जो अंडमान निकोबार है इसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से ये द्वीप बना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे निर्माण की मैं बात करूं तो जब हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय के निर्माण के क्रम में, ठीक है, तो यहाँ पे एक भूसन्नति था। क्या बता रहा हूं मैं, भूसन्नति, एक भूसन्नति था। और भूसन्नति मैंने बताया था, जब हिमालय के निर्माण को लेकर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा था तो मैंने बताया था कि भूसन्नति क्या होता है, क्या होता है, गहरे गड्ढे होते हैं। ठीक है, और जो पर्वत निर्माण होने से पहले की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है, भूसन्नति। और भूसन्नति को ही पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, पर्वतों का पालना किसने कहा था, तो मैंने आपको हिमालय की उत्पत्ति वाले टॉपिक में बताया था। तो हो सकता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि पर्वतों का पालना भूसन्नति को किसने कहा था। ठीक है, और ऐसी भूसन्नति कौन सी थी जहां पर आज हिमालय पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर एक भूसन्नति बताई गई थी आप लोगों को। कौन सी भूसन्नति बताई थी मैंने, तो तैतीस हिमालय। और तैतीस हिमालय में ऊपर से क्या आ रही है, नदियां आ रही है। जब उन नदियों के अवसाद, जब ऊपर अंगारा लैंड और इधर से जब दोनों नदियों के अवसाद लाई, इसमें अवसाद लाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रिजर्व होता गया। ठीक है, और इस रिजर्वेशन के साथ ही क्या हुआ, इन अवसादों का अवतरण हुआ। और जब इसमें जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यूरेशियन प्लेट के टकराने से इस भूसन्नति का जो अवसाद था उस प्रकार से हो गया, वलित हो गया, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अब इस हिमालय पर्वत के निर्माण के क्रम में ही क्या हुआ था, यहाँ पे एक भूसन्नति बता रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम था बर्मीज भूसन्नति। ठीक है, बर्मीज भूसन्नति। और इस बर्मीज भूसन्नति में दबाव के कारण ही, ठीक है, जो अवसाद था, इसमें अवसादों की खेप में जब दबाव हुआ तो यहां से एक निर्माण हुआ किसका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, और दूसरा, इसको ही अगर मैं बात करूं यहाँ से, जो भारत का पूर्वोत्तर पर्वत एरिया है, जैसे अराकान और योमा है, अराकान एवं योमा। ठीक है, अराकान एवं योमा की पहाड़ियां। ठीक है, अभी ये अराकान योमा की पहाड़ियों को लेकर आपके साथ मैंने डिस्कस किया था जब मैं बात कर रहा था यहाँ से भारत और उसके पड़ोसी देशों को लेकर। तो मैंने बताया कि अराकान और योमा की जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर पड़ेंगी। तो एक बार आप मेरे साथ इसको डिस्कस करेंगे कि अराकान और ओमा की पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं। तो भाई ये तो मैंने बताया था आपको, ये क्या हो गया था आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, ये आपका मिजोरम के बाद ये आपका नेक्स्ट त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद ये क्या हो गया था, मेघालय। ठीक है, तो इधर ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट नागालैंड के बाद मणिपुर, नेक्स्ट मिजोरम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भारत का पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, अराकान एवं इसी को ही जाना जाता है योमा के नाम से। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को किस नाम से भी जाना जाता है, अराकान के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को ही एक नाम देती है योमा की पहाड़ियां। ठीक है, और ये जो योमा और अराकान की पहाड़ियां हैं, तो इधर आपका एक देश पड़ेगा जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार और भारत के मध्य एक प्राकृतिक बॉर्डर का निर्माण करती है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है अराकान एवं योमा की पहाड़ियां। ठीक है, तो इन अराकान या योमा की पहाड़ियों के टूटने से, ठीक है, इनके टूटने से ही क्या हुआ है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप बना है वो कौन सा बना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो हमने इसके निर्माण क्रम देख लिया कि किस प्रकार से निर्माण हुआ है किसका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। यहां तक मुझे लग रहा है कि शायद किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है भाई, हो गया। तो अराकान योमा के टूटने से ही बना है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी में किसका निर्माण हुआ है, तो आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का।
चले आगे, अभी देखो चीजों को और जान लो चीजों को यहां से। अब मैं बात करूं यहां से कि जो आपका अंडमान और निकोबार है, इसमें कुल कितने द्वीप हैं, यहाँ पे कुल कितने द्वीप हैं, तो लगभग 572 आइलैंड होंगे यहाँ पर, 572 आइलैंड है। लेकिन इन 572 आइलैंड में से मात्र 36, केवल 36 द्वीप पर ही क्या है, यहाँ पर जीवन संभव है। क्या है, केवल 36 द्वीप पर ही जीवन संभव है। मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, जनसंख्या का विस्तार पाया जाता है, केवल कितने द्वीपों पर पाया जाता है, 36 द्वीप पर। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप समूह हैं, तो कुल कितने द्वीप समूह बताए गए आपसे 572 है, लेकिन कितनों पर जीवन संभव है, तो केवल 36 पर। जीवन संभव का मतलब जो यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर जनसंख्या का निवास स्थल है। हो गया भाई, क्लियर हो गया इतना। चले अब आगे थोड़ा सा बढ़ ले हम, तो ये भी देख लिया हमने कि निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। और दूसरा कुल कितने द्वीप हैं, यहाँ से 572 द्वीप हैं, लेकिन 36 पर ही निवास है। अब इसका थोड़ा सा हम ड्राइंग के आधार से, मैप के आधार से चीजों को देख लें कि अंडमान निकोबार की जो यहाँ से भौगोलिक संरचना है वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो जब यहां से भौगोलिक संरचना की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा देखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए, ठीक है। तो इसका जो सबसे नॉर्थ का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपका उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान कहलाएगा ये उत्तरी अंडमान। इसके बाद नेक्स्ट जब यहां पे हम आएंगे, यहां पे जब आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बाद जब यहां पे पहुंचे तो ये आपका कहलाता है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के बाद जब पहुंचेंगे यहां पर तो ये आपका कहलाएगा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये है आपका अंडमान, ठीक है। और दूसरा द्वीप कौन सा है, निकोबार। तो अभी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम है तो उसे देखेंगे अभी। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, मेरे साथ साथ ध्यान से सुनो चीजों को। ये जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है, एक ज्वालामुखी है, इसका नाम क्या है, नारकोडम, नारकोडम है, नारकोडम ज्वालामुखी, ठीक है। अब ये जो नारकोडम ज्वालामुखी है, इसकी मैं बात करूं तो ये वर्तमान में कैसी हो चुकी है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोडम कैसी हो चुकी है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब मृत ज्वालामुखी है ये। लेकिन जो मध्य अंडमान आपका होगा तो यहां पर भी एक ज्वालामुखी होगी और इसका नाम क्या है, बैरन, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और इस पर एक ज्वालामुखी है, ये कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव है ये, ठीक है। और ये किसके सामने है, तो मध्य अंडमान के किसकी ओर है, पूर्व की ओर। तो इसकी लोकेशन आपसे पूछ सकता है कि जो बैरन ज्वालामुखी, जो भारत की एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है, या जो मैं कह सकता हूं सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किस द्वीप की कौन सी दिशा में है, तो ये मध्य अंडमान है। और मध्य अंडमान की दिशा में ही, पूर्वी दिशा में पड़ेगी आपकी बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरा आपसे मैं बता रहा था यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बनेगा कि ये जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इन दोनों के मध्य एक पासेज है, एक पासेज गुजरता है, और इस पासेज को नाम क्या दे दिया, डेक्कन पास,
डेक्कन पास। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए काम का बनेगा। क्वेश्चन कैसे काम का बनेगा कि जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इन दोनों के मध्य एक पासेस पाया जाता है। कहने का मतलब एक दरार पाई जाती है समुद्र के अंदर, तो वो क्या है, डेक्कन पासेस के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया आप लोगों के। अब थोड़ा सा इसे देखो, और यहीं पर ही मैं बात करूं, इस पर ही सबसे ऊंची एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल पीक कुल कितनी लेंथ है, तो 737 मीटर, 737 मीटर। ठीक है, और उत्तरी अंडमान पर ही राजधानी भी है यहाँ पर, किसकी, किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। और राजधानी कौन सी इसकी, ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर अपने आप में ही क्या है, एक समुद्री पोर्ट भी है, एक समुद्री पोर्ट भी है, क्या, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट का मतलब है पत्तन, तो एक पत्तन भी है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है भाई, हो गया, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर एक जेल बनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को पनिष्ट करने के लिए, और उस जेल का नाम क्या था, सेलुलर जेल। कौन सी जेल थी, सेलुलर जेल। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि जो सेलुलर जेल थी ये कहां पर थी, तो भैया इसकी राजधानी में थी, और राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और सेलुलर जेल को ही बोला जाता था काले पानी की जेल, तो सॉरी क्या बोलेंगे, काले पानी की सजा। ठीक है, काले पानी की सजा, क्योंकि इस जेल का निर्माण कुछ इस जेल का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया था कि यहाँ पे अगर एक बार किसी को कैद कर लिया तो वहां से निकलना संभव नहीं था। लेकिन अगर मैं बात करूं इतिहास की, थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा वीडी सावरकर का। ठीक है, वीडी सावरकर और उसके कुछ साथियों को यहाँ पे कैद करके रखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस जेल को तोड़, छलांग लगा के भाग गए थे यहाँ से। इतिहास की बात है। ठीक है भाई, हो गया। तो ये तो हो गया आपका, कौन सा हो गया, अंडमान। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो थोड़ा सा निकोबार को भी हमें देखना पड़ेगा। और जब निकोबार की मैं बात करूं तो यहाँ पे तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निकोबार द्वीप समूह। और निकोबार की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो चीजों को मेरे साथ। पहले मैंने क्या बताया था, तो यहाँ पर कौन सा था, ये था लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। और यहां पे एक, फिर यहां पे एक चैनल पड़ेगा, और इसे क्या बोले, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल, और दूसरा ऊपर क्या हो गया, लिटिल अंडमान। तो यहां पर, यहां से शुरू हो जाता है आपका निकोबार द्वीप समूह, और निकोबार का जो नॉर्थ पार्ट है उसे बोला जाता है कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच है, तो एक तो हो गया आपका, क्या हो गया, लिटिल अंडमान, और दूसरा कौन सा हो गया, कार निकोबार। नहीं तो ये भी पूछ सकता है अंडमान और निकोबार को जो अलग कर रहा है, जो चैनल है वो कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल। इसके बाद आगे बढ़े तो छोटे छोटे और कुल द्वीप है यहाँ पे, लेकिन जब सबसे दक्षिण की ओर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। निकोबार, और लिटिल निकोबार के बाद जब सबसे लास्ट में पहुंचेंगे तो इधर मैं लिख दूं यहां पे, लिटिल निकोबार के बाद यहां पर है, इसी के बाद दक्षिण निकोबार। ये हो गया
दक्षिणी निकोबार। और यहां पर ही इस निकोबार पर ही एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व या वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और ये जो अभ्यारण्य है ये स्पेशल जो बनाएगा तितली के लिए, तितली के लिए, ठीक है, हो गया। तो ये यहाँ पे बनाया गया है। तो मैंने बताया कार निकोबार और लिटिल अंडमान को जो अलग कर रहा है वो कौन सा चैनल कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री के बाद लिटिल निकोबार हो गया, नेक्स्ट दक्षिणी क्या हो गया, निकोबार हो गया। यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिस किसके लिए बनाया गया, तितली के लिए, और इसको बोला जाता है नॉर्थ बटन, सॉरी साउथ बटन। तो साउथ बटन भारत का सबसे छोटा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, और जो मोस्टली किसके लिए डेवलप किया गया है ये, तो तितलियों के लिए। यहाँ पर तितलियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी, ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से ये लोकेशन मैंने आपके साथ बता दिया, यहाँ पे शेयर कर दिया कि किस किस प्रकार से इसकी लोकेशन है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे चीजों को। तो पहले ही आपको बताया गया है ये वाला पार्ट, ये देखा आपने अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बाद हम पहुंचे यहाँ पे निकोबार के बाद, निकोबार में कौन कौन से द्वीप समूह है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे मैं थोड़ा सा बात करूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यहाँ से। नेक्स्ट है इसका कुछ यहां से, इसमें जनजाति कौन कौन सी पाई जाएगी, जनजाति कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है अंडमान और निकोबार में। तो जनजाति की मैं बात करूं तो यहां पर निग्रेटो, निग्रेटो प्रजाति पाई जाएगी। और निग्रेटो प्रजाति में जो जनजाति समूह है यहां पर, तो यहां पे क्या अंडमानी हो गया, अंडमानी के बाद यहाँ पे ओंग हो गया, ओंग के बाद जारवा, जारवा के बाद सोमपेन, सोमपेन के बाद नेक्स्ट जनजाति यहाँ पे सेंटलीच, सेंटलीच ये जनजाति है यहाँ पे, सेंटलीच जनजाति, ठीक है। इनमें जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो क्या है, आपकी जारवा, ठीक है। और ये जो सेंटलीज जनजाति है, अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले, कुछ साल वर्ष पहले सुना होगा कि सेंटलीज द्वीप पर एक ब्रिटिश क्या हो पत्रकार की हत्या कर दी गई, उसने किसी सेंटलीज जनजाति के द्वारा, ठीक है। तो ये जनजाति क्या है, ये मानवीय हस्तक्षेप से पूर्ण रूप से क्या है, निषेध करती है मानवीय हस्तक्षेप को, ताकि इनको लगता है कि यदि एक बार किसी प्रकार की संक्रमण रोधी बीमारियों का हमारे में प्रवेश हो जाता तो जनजाति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मानवीय हस्तक्षेप से दूर है ये, इसलिए मानव से क्या करती, घृणा करती है, ठीक है। और सबसे खतरनाक भी, और दूसरा ये अपने क्या है, इनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इतनी कम है कि ये मानवों के पास आने से डरती है, इंसानों के पास, ठीक है। तो ये जनजाति यहाँ पे पाई जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा और देख लें यहाँ पे, इसमें और कुछ महत्व की बात कर लें थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ, इसमें और क्या क्या इंपोर्टेंस है अंडमान निकोबार की, ठीक है। तो मैं बात करूं यहाँ पे जब आईएनए का निर्माण हुआ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे क्या हुआ था, जो अंडमान निकोबार था इसको जापान के द्वारा जीत लिया गया था, ब्रिटेन से जीत लिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आईएनए का निर्माण हुआ और सुभाष चंद्र बोस उसके सैनिक कमांडर बने, तो ये कुछ जो द्वीप थे वो द्वीप जापान की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। और ये कितने द्वीप थे, कौन कौन से इनके नाम थे, तो एक बार इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व भी देख लेंगे हम, ठीक है। तो आपने सुना होगा रोसद्वीप, रोसद्वीप, इसके बाद नीलद्वीप, और इसी को ही स्वराज द्वीप भी बोला जाता है, स्वराज द्वीप, ठीक है। इसके बाद जो रोसद्वीप है इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और एक द्वीप और है जिसका नाम है हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, ठीक है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है, स्वराज द्वीप, सॉरी शहीद द्वीप, क्या है, शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप। और हैवलॉक द्वीप को ही क्या बोला जाता है, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप,
ठीक है, तो ये 3 द्वीप मुख्य है। और जो हैवलॉक द्वीप है, ठीक है, इस हैवलॉक द्वीप की अपनी विशेषता है, ये क्या है, पर्यटक स्थल है। क्या है, पर्यटक द्वीप है ये, सबसे अधिक पर्यटन आता है यहाँ पे। और इसमें विभिन्न प्रकार के यहाँ से बीच है, बीच मिलेंगे यहाँ पे इस द्वीप पर, बीच, ठीक है, पुलिन मिलेंगे। और बीच का जो मुख्य द्वीप है, जैसे राधानगर हो गया, राधानगर यहाँ का फेमस बीच है, ठीक है। तो ये कुछ किसके द्वीप हैं, किसके, अंडमान निकोबार के, जो अपने आप में काम के हैं, ठीक है। तो इसकी ये महत्व थी किसकी, अंडमान निकोबार की। अब एक अंडमान निकोबार की एक बात और मैं बता दूं, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, तो ये जो मैं बात करूं, जो सबसे अधिक तटीय, सबसे अधिक तटीय रेखा या तटीय सीमा जो साझा करता है, जो बनाता है, वो कौन सा, आपका अंडमान निकोबार। और लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास, 1900 किलोमीटर के आसपास। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे बड़ी तटीय सीमा है, तो वो तो गुजरात में आएगा, गुजरात आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार। मैंने बताया कितना हो गया, ये 1900 किलोमीटर। जबकि जो गुजरात की सीमा है, जो गुजरात तटीय सीमा साझा करता है, वो कितनी सीमा बनाता है, तो लगभग 1206 किलोमीटर मैक्सिमम किसकी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने देखा अपना कि कितने अंडमान निकोबार किसका निर्माण कैसे हुआ, कितने द्वीप इसमें हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या विशेषता है, विशेषताओं को लेकर बात कर ली हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट में बंगाल की खाड़ी में जाता हूँ, सॉरी अरब सागर में, और अरब सागर का जो द्वीप है नेक्स्ट है लक्षद्वीप। नेक्स्ट कौन सा है, लक्षद्वीप, ठीक है। अब लक्षद्वीप के निर्माण की मैं बात करूं तो आपने बच्चों सुना होगा अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी में आपको बहुत ही सही प्रकार से बता चुका हूं कि अरावली पर्वत श्रेणी कब बनी, इसका विस्तार कहां तक है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी के चबूतरे पर ही, मैं कह सकता हूं समुद्र में, अरावली पर्वत श्रेणी के क्या बोलेंगे, सेंटीमेंट पर ही जो निर्माण हुआ है, वो किसका हुआ है, लक्षद्वीप का, ठीक है। और लक्षद्वीप में लेकिन आज जो पाया जाएगा, वो क्या पाया जाएगा, यहां से मिलने वाला है एटोल। क्या मिलेगा, एटोल। और एटोल क्या है, तो एक ये प्रकार है किसका, प्रवाल भित्ति का, प्रवाल भित्ति होती है एटोल टाइप की, ठीक है। अब क्या है एटोल, तो उसके विषय में तो अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हम बात पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे तो तब, ओशियोनोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो तब देखेंगे एटोल क्या है, प्रवाल भित्ति क्या होती है, कोरल रीफ क्या होता है, तो बता देंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, एक दरअसल क्या है, एक जीव होता है जिसे बोला जाता है मूंगा। और मूंगा क्या करता है, इसके जो बाह्य लेयर होगी वो कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम की बनी होती है, ठीक है। लेकिन जब एक मूंगा का जब मृत्यु हो जाएगा, तो एक मूंगे की मृत्यु होने के बाद दूसरा मूंगा भी उसी के ऊपर अपने घर का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से एक भित्ति का निर्माण होता है, एक रीफ का निर्माण होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रवाल भित्ति और या कोरल रीफ। तो ये जो लक्षद्वीप है, ये भी प्रवाल भित्ति का ही बना हुआ है। और प्रवाल भित्ति का कौन सा टाइप है, तो एटोल, ठीक है। एटोल क्या होगा, तो घोड़े के नाल की एक स्थलाकृति होती है। अभी तो इसके विषय में डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, जब समुद्र विज्ञान या विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो आगे जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई, हो गया। अब एक चीज और जान लो यहाँ से साथ ही साथ आप लोग, अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत के कितने ऐसे आइलैंड हैं, कितने द्वीप हैं जिनका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ, ठीक है। तो एक तो हम देख लिया, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, तो लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के साथ साथ जो आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के जो तटीय सीमा है, वहां पर भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार के साथ साथ मन्नार का द्वीप सुना होगा, मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम द्वीप है वो सुना होगा। और रामेश्वरम के साथ साथ लक्षद्वीप आपको बताया, और खंबात की खाड़ी में भी आपको प्रवाल मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों का निर्माण हुआ है प्रवाल से, क्लियर। अब मैं बात करूं यहाँ पे लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में लगभग 43 द्वीप हैं, कुल 43 आइलैंड है यहाँ पे। और इन 43 आइलैंड में से केवल 10 पर ही क्या है, जीवन संभव है। 10 पर ही कहने का मतलब निवास है यहाँ पे, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो एक बार इस चीज को भी हम देख लें, आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो मैं बता रहा था आपको कि इसमें कुल कितने द्वीप हैं, 43 हैं, लेकिन 10 पर ही जीवन है। और जीवन का मतलब यह है कि 10 पर ही जनसंख्या मिलेगी आपको,
ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो इसका ये वाला द्वीप हो गया, ये क्या कहलाएगा? ठीक है, इसको देखेंगे तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा अमीन द्वीप। ठीक है, और अमीन द्वीप के बाद क्या कहलाता है? इसकी यहां पे एक चैनल है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। इसके बाद मिनिकाय, मिनिकाय, और मिनिकाय के बाद जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर ये आपका हो जाएगा मालदीव। मालदीव। ठीक है, अब मालदीव और मिनिकाय के बीच जो चैनल गुजर रहा है ये कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। अब ये क्वेश्चन आपके लिए काम का बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काम का बन जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच जो विभाजन का आधार है, विभाजन का जो बेसिस है वो क्या है? 8 डिग्री चैनल। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 डिग्री चैनल किससे किसे अलग करता है? तो एक तो मालदीव को कर रहा है अलग, और दूसरा किसको अलग कर रहा है? मिनिकाय। और मिनिकाय क्या है? मिनिकाय है ये क्या है? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकाय। हो गया भाई क्लियर। और इसके बाद इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी? कवारत्ती। कौन सी राजधानी है आपके लक्षद्वीप की? तो कवारत्ती राजधानी है। ठीक है, और दूसरा एक चीज और जान लो यहां से कि ये जो मालदीव है, मालदीव की राजधानी कौन सी है? माले। मालदीव की राजधानी कौन सी है बच्चों मेरे? माले। ठीक है भाई, हो गया इतना। तो ये भी हमने देखा। अब कुछ बेसिक चीजों को देखो यहां से, मालदीव लक्षद्वीप से जो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटा द्वीप है ये। ठीक है, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? मलयालम। कौन सी है? मलयालम। क्योंकि जो मलयालम, ये जो केरल है, और केरल का जो पलक्कड़ द्वीप है उससे नजदीक रखता है, और केरल की जो भाषा है वो कौन सी है? मलयालम भाषा है। तो लक्षद्वीप की भी जो आधिकारिक भाषा है कौन सी? मलयालम। और यहाँ पर जो लगभग क्या होगा? 99% क्या है? मुस्लिम जनसंख्या। 99% मुस्लिम है, और मुस्लिम जो मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? मोपला। कौन से मुस्लिम मिलेंगे? मोपला। ठीक है, और मोपला ही पाए जाते हैं कहां पे? केरल के अंदर। जब आधुनिक इतिहास की मैं बात करूं तो आधुनिक इतिहास में यहाँ पे 1921 में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था मोपला विद्रोह। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि जब भारत में या असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन के समय कौन सा जनजातीय विद्रोह था? तो मोपला विद्रोह था, 1951-21 में हुआ था। तो ये मोपला क्या है? एक मुस्लिम जनजाति है, और यही जनजाति यहाँ पे मिलेगी आपको लक्षद्वीप में। ठीक है, राजधानी बता दिया कवारत्ती है इसकी, और आधिकारिक की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी है? मलयालम। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो एक बार मैं लिख दो भाषा यहाँ पे। भाषा कौन सी है? मलयालम। मलयालम। और मलयालम जो भाषा है वो किसकी है? वो केरल की भी भाषा है, मलयालम। ठीक है भाई, तो देख लिया हमने, अंडमान निकोबार को भी देख लिया, अंडमान निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप को भी देख लिया। अब कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं उनको लेकर भी हम आपके साथ चर्चा कर लें ताकि आपका ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही काम का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जो ना मैक्सिमम संख्या में शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें वीडियो को ताकि दोस्तों तक भी इसकी लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलो भाई अभी और द्वीपों की मैं बात करूं, कुछ और छोटे छोटे द्वीप हैं। तो जैसे आपने सुना होगा, यहाँ पे मैं बात करूं श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पे पड़ेगा? ये भी आपके लिए काम का है। ठीक है, श्रीहरिकोटा की मैं बात करूं तो ये आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। कहां पे पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर जिला। कौन सा जिला है? नेल्लोर। तो नेल्लोर में ये पड़ेगा। क्या विशेषता है? तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देख लो चीजों को। जो हरिकोटा है, ये एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है तुमसे, किस झील के किनारे है, किस झील पर अवस्थित है ये? तो ये आपको एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील।
पुलिकट झील। और ये एक इनडायरेक्ट रूप में भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है और इस द्वीप का नाम क्या रख दिया, श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप। अब इसकी क्या विशेषता है, तो बच्चों आपने नाम सुना होगा इसरो का, आपने इसरो का नाम सुना होगा। ठीक है, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी इसरो की स्थापना की एक बार मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में इसरो की स्थापना की गई। और इसरो का क्या कार्य है, ये सैटेलाइट लॉन्च करने का कार्य करता है। सैटेलाइट लॉन्च करने का कार्य करता है। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, और कैसे उपग्रह, जो आर्टिफिशियल उपग्रह होते हैं उसको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो कौन करता है, आपका इसरो करता है। इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में। और जो इसरो अपने जो सैटेलाइट लॉन्च करेगा वो कहां से करेगा, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा में दो यूनिट इसकी बनाई गई है। ठीक है, एक यूनिट का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे इसकी 2 यूनिट बनाई गई है। और पहली यूनिट है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये जो आपका स्थित है ये कहां पे है, तो ये आपका यहीं पर नेल्लोर में ही या श्रीहरिकोटा में ही स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट है। लेकिन अगर सेकंड यूनिट की बात करूं तो सेकंड यूनिट कहां पे पड़ेगी, थुम्बा में पड़ेगी। थुम्बा कहां पे पड़ेगी, थुम्बा। और थुम्बा कहां पे पड़ेगा ये, तो केरल का एक जिला है तिरुवनंतपुरम केरल का जिला है। तो केरल में ही थुम्बा पड़ेगा। जो सेकंड क्या है, सेकंड यूनिट है किसकी, श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा की। ठीक है, तो यहां से इसरो लॉन्च करता है अपने सैटेलाइट, एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से और दूसरे किससे करेगा, थुम्बा से करेगा। ये हो गया अपना, क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी थोड़ा सा और देखो यहाँ से, कौन से तो नाम सुना होगा आपने, GSLV और एक होता है PSLV। ठीक है, अभी न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते ही रहते होंगे कि भारत ने GSLV 37 को अभी हाल ही में लॉन्च किया। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के रॉकेट लॉन्च किए गए। तो 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, GSLV है, तो दूसरा क्या है, PSLV। ठीक है, इसका नाम है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब एक प्रकार से ये क्या है, एक क्या बोलेंगे, इससे एक साधन है ये जिस पर रखकर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है भाई, हो गया। और दूसरा क्या है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम। ठीक है भाई, हो गया। तो GSLV और PSLV। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दो, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इसरो के द्वारा पहली बार जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया वो कौन सा था, तो आर्यभट्ट। कौन सा था, आर्यभट्ट। ठीक है, अब ये आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया 1975 में। 1975 में। लेकिन इसमें जो भूमिका रही वो किसकी रही, सोवियत संघ रूस की। ठीक है, सोवियत संघ रूस की सहायता से भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था और जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। ठीक है भाई, हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो देखा हमने श्रीहरिकोटा आइलैंड को लेकर डिस्कस किया आपके साथ, कहां पे पड़ेगा, नेल्लोर में पड़ेगा। और नेल्लोर में किस झील के समीप में बताया, तो पुलिकट झील। पुलिकट झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि इसरो यहाँ पे क्या क्या कार्य करता है। ठीक है भाई, हो गया, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलो आप आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है यहां से व्हीलर द्वीप। और वर्तमान में मैं बात करूं, इसका जो नाम है वो क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया, व्हीलर द्वीप रख दिया गया। ठीक है, कहां पर स्थित है, तो ये आपका पड़ेगा उड़ीसा में। कहां पे पड़ेगा, उड़ीसा में।
ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि बात करें कि मिसाइल वोमेन किसे कहा जाता है, तो टेथिस थॉमस को कहा जाता है, टेथिस थॉमस को। ठीक है भाई, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक बार बता दूं यहां से कि यहां से क्या करता है, इस द्वीप से जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, तो ये डीआरडीओ क्या करता है, यहां से अपने मिसाइल की टेस्टिंग करता है। और इस किससे करेगा? आईटीआर, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ठीक है, आईटीआर से करेगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहां पर स्थित है? तो व्हीवियर द्वीप में है। और यहां से क्या करता है डीआरडीओ? अपनी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करेगा। क्या लॉन्च करेगा? मिसाइल लॉन्च करेगा। अब बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे जान दो कि डीआरडीओ क्या है। ठीक है, तो मैंने बता दिया वेपन्स में जो मिसाइल होंगी उसका निर्माण करता है डीआरडीओ। ठीक है, और लॉन्च कहां से करेगा? तो व्हीवियर द्वीप से। और व्हीवियर द्वीप का जो वर्तमान या आधुनिक नाम है, वर्तमान में जो नाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब यहां से बात करता है डीआरडीओ की जो स्थापना हुई, यह हुई 1958। कब हुई? 1958 में। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है, और जो इसरो है उसका कौन है? उसका आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन है। ठीक है, इसरो और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है वर्तमान में। ठीक है, तो व्हीवियर द्वीप को भी देख ले, कहां पर है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में यहाँ पे एक झील पड़ेगी जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, इस झील का नाम क्या है? चिल्का झील। उड़ीसा की जो फेमस झील है वो कौन सी है? चिल्का झील। और चिल्का झील को लेके मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं थोड़ा सा। जो चिल्का झील है ये भारत की खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील। ठीक है, कहां पे पड़ेगी? उड़ीसा में पड़ेगी। और एक लैगून भी है, ये क्या होता है लैगून, तो डिस्कस करेंगे आपके साथ जब झील वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देख लिया हमने, इससे पहले श्री क्या बोल हरिकोटा देखा, हरिकोटा के बाद डिविलियर को देखा। ठीक है, इससे पहले अंडमान निकोबार लक्षद्वीप देख लिया। तो अब आगे बढ़ो थोड़ा सा और कुछ द्वीपों को लेकर डिस्कस कर लो। आगे बढ़ो। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट द्वीप आता है तो आपने नाम सुना होगा पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? तो ये आपका इस द्वीप पर भी जो निर्माण हुआ है किसका हुआ है? रामेश्वरम। रामेश्वरम। तो पंबन को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये किस किस के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पंबन द्वीप, और रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, कहां पे मिलेगा? मन्नार की खाड़ी में। कहां पे मिलेगा? मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी जो जोड़ने का कार्य करती है, एक तो यहां से इधर से जोड़ रही है किसको? ये मन्नार की खाड़ी हुई, ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो खाड़ी है ये वाली मन्नार की खाड़ी, तो इधर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी, इधर क्या हो गया? अरब सागर या हिंद महासागर। तो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है। लेकिन ये किसको अलग कर रही है? तो यहाँ पे तमिलनाडु में तूतीकोरिन, और तूतीकोरिन के बाद यहाँ से श्रीलंका में धनुषकोडी, तो उसको जोड़ने को क्या कर रही है? अलग करने का कार्य कर रही है। और यहीं पर द्वीप स्थित है पंबन द्वीप। क्वेश्चन आ सकता है कि पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? तो देखा हमने मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ो। आगे इसके साथ आगे बढ़े हम, तो नेक्स्ट द्वीप कौन सा है? आगे मैं बता दूं आपको, सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। ठीक है, अब ये सालसेट द्वीप बच्चों कहां है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, या मैं ये कह सकता हूं कि ये भी हिंद महासागर में ही था। ठीक है, लेकिन इस पर ही क्या हुआ? बंबई और पुणे जो बसा हुआ है वो कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बंबई एवं पुणे। ठीक है, किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ आपका सालसेट द्वीप पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये सबसे, इसकी क्या विशेषता है? सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप, सबसे
अधिक आबादी। यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है विश्व का, तो कौन सा है? सालसेट द्वीप। क्यों? क्योंकि बंबई और जो पुणे है वो दोनों सिटी किस पर बसे हुए हैं? सालसेट द्वीप पर। हो गया भाई। इसके बाद और एक दो आइलैंड की बात कर लूं आप लोगों के साथ, जैसे हो गया माजुली द्वीप। माजुली द्वीप बच्चों कहां पे पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका असम में। कहां पे पड़ेगा? असम में। और ये नदियों के द्वारा निर्मित एक द्वीप है, और इसका जो निर्माण किया है वो किसने किया है? ब्रह्मपुत्र नदी ने। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी ने माजुली द्वीप का निर्माण किया है, असम में है ये। अब इसके बाद मैं बताऊं, आपने सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। तो जहां पर ये द्वीप का, जहां पर ये डेल्टा का निर्माण करती है, वहां पर एक और आइलैंड है, एक और द्वीप है, जिसका नाम क्या है? गंगा सागर आइलैंड। गंगा सागर आइलैंड। ठीक है। वहां पर निर्माण होगा किसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण। ठीक है। तो इतना भी देख लिया हमने। और इसके बाद और छोटे छोटे द्वीपों को लेकर मैं बात करूं तो आलिया बेट द्वीप है, तो ये भी आपका अरब सागर में पड़ेगा, महाराष्ट्र के सामने पड़ेगा, मतलब काठियावाड़ में पड़ेगा। ठीक है। आलिया बेट द्वीप हो गया। तो इस प्रकार से ये कुछ द्वीप थे जिसका लेकर हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है भाई। तो अभी मैं आपसे आपने, मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद टॉपिक क्लियर हो गया होगा। भारत की जो प्रमुख द्वीप है उनको लेकर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि कौन से द्वीप की लोकेशन कहां पर स्थित है। ठीक है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। और ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे। ठीक है। हमारा भी हौसला डेवलप हो। ठीक है भाई। चलो मिलता हूँ अभी इस वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। और कम से कम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और सुन लो कि अगर वीडियो देख रहे हो तो कम से कम उसको इतना तो देख लो कि पूरा लाभ आपको मिल जाए। अभी 5 मिनट 10 मिनट देखने से क्या होगा बच्चों? अभी खुद सोच भी सकते हो आप, है ना? क्योंकि हो सकता है कि अभी कुछ वीडियो में क्या हो, स्टार्टिंग में चीजें काम की ना हो, बीच में काम किया गया, तो कम से कम जब वीडियो देखने की शुरुआत करो तो उससे पूरा तो कम से कम देखो। ठीक है। मिलेंगे। बाय। टेक केयर।